Hello friends, so good to see you again. Now in today's session we are going to start with a new topic, that is preparation of final accounts of sole proprietors. बेसिकली हम इस चैप्टर में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे विद फ्यू एडजस्टमेंट्स की कैसे ट्रांजैक्शंस की ट्रीटमेंट होता है, राइट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बट वेटेज एग्जाम्स में कहें तो 10 to 12 मार्क्स की वेटेज रखता है ये चैप्टर. दिस इज ऑल्सो द बेस ऑफ फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज. आगे वाले चैप्टर्स के लिए ये हमारा बेस भी क्रिएट करेगा, तो प्लीज डू इट केयरफुली एंड विद योर होल अटेंशन इन दिस क्लास. चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को विद ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल ट्रांजैक्शंस. कि कुछ ट्रांजैक्शंस को देखते हैं और देखते हैं कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनती हैं उन ट्रांजैक्शंस की. और जब भी मैं जर्नल एंट्री का नाम लेता हूं, जब भी मैं जर्नल एंट्री का नाम लूंगा तो जल्दी से बता दो दोस्तों कि क्या हम एक अकाउंट्स में मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की टेबल को रिवाइज कर लें. बिल्कुल कर लेते हैं. चलिए हमने पढ़ रखा है कि जब भी कोई एसेट या फिर एक्सपेंस, जब भी कोई एसेट या फिर एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो हमें क्या करना है, डेबिट करना है, और जब भी डिक्रीज करेगा तो क्या करना है, क्रेडिट करना है. जब भी कोई लाइबिलिटी, इनकम या कैपिटल इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट करना है और डिक्रीज करेगा तो डेबिट करना है. दिस इज द बेस ऑफ द मॉडर्न रूल्स ऑफ द अकाउंटिंग, जिसको हम अपने पूरे लेक्चर्स में इसी को बार बार देखेंगे और इसी के बेस पे जर्नल एंट्रीज बनाना स्टार्ट करते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल ट्रांजैक्शन, जिसमें पहला ट्रीटमेंट हम देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. नाउ व्हाट इज आउटस्टैंडिंग? सबसे पहले आउटस्टैंडिंग का मतलब समझते हैं. आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है एक्सपेंसेस विच आर अकर्ड बट नॉट पेड. ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो हो तो चुके बट अभी हमने पे नहीं करे. दैट इज, इसको ब्रैकेट में इसका मीनिंग लिख लेते हैं, एक्सपेंसेस अकर्ड या एक्सपेंसेस इंकर्ड बट नॉट पेड. अभी वो एक्सपेंसेस अभी पेड नहीं हुए. ऐसे एक्सपेंसेस, एक्सपेंस हो गया, अगर खर्चा हो गया तो क्या रिकॉर्ड करना जरूरी है? यस, करना जरूरी है, क्योंकि हमने एक्रूअल कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है. एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि वेदर द एक्सपेंसेस हैव बीन पेड और नॉट, चाहे खर्चा आपने पे करा हो या नहीं करा हो, इफ इट इज अकर्ड इट इज टू बी रिकॉर्डेड इन द सेम अकाउंटिंग ईयर. तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की क्या जर्नल एंट्री होगी, चलिए देखते हैं. जब एक्सपेंसेस अकर्ड हो गए, एक्सपेंस अकर्ड हो गए दैट मींस खर्चे बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, दैट इज डेबिट. तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट. अब एक्सपेंस कोई सा भी हो सकता है, सैलरी अकाउंट हो या फिर रेंट अकाउंट हो या फिर कन्वेंस अकाउंट हो, दैट इज एप्रोप्रिएट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट. जो भी एक्सपेंस हमें गिवन है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट. बट अभी हमने पे नहीं करा, फ्यूचर में पे करना है, तो क्या मेरे लिए लाइबिलिटी है? बिल्कुल है सर. क्यों है? क्योंकि अभी हमें पे करना बाकी है, दैट इज लाइबिलिटी है. और लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. दैट इज एंट्री क्या बन जाएगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट. एक्सपेंस हो तो गया बट अभी पे नहीं करा, तो क्या बन गया? हमारे लिए लाइबिलिटी बन गया. एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि एंट्री कैसे होती है. एक एग्जाम्पल देखते हैं. Mr. X paid salary
of rupees 1 lakh and 20,000 is still outstanding for the month of March. बेसिकली क्या कहना चाहता है, मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपीस की सैलरी पे कर दी। मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपीस की सैलरी पेड लिखा है। पेड लिखा है मतलब वो पे हो चुकी, बट अभी भी कौन सी सैलरी पे नहीं हुई? 20,000 रुपीस की सैलरी अभी भी पे नहीं हुई। अब आप मुझे बताओगे कि टोटल एक्सपेंस हमारा कितना है? टोटल एक्सपेंस हमारा सिर्फ 1 लाख का है जो हमने कैश में पे करा है, या 1,20,000 का है? कितने का है? 1,20,000 का है। वेरी गुड। क्यों है? क्योंकि अगर चाहे एक्सपेंस पे हुआ हो या नहीं हुआ हो, बट इफ इट इज अकर्ड, अगर आपने एम्प्लॉय से सर्विसेज ले ली, अगर आप बाउंड हो गए पे करने के लिए, तो 20,000 आपकी क्या बन गई? लाइबिलिटी बन गई। चलिए जर्नल एंट्री देखते हैं कैसे होगी। सर सैलरी अकाउंट डेबिट कर दिया, आपने कहा और मैंने कर दिया, ये लो सैलरी अकाउंट डेबिट। बस सैलरी कितने से डेबिट होगी? कितने का एक्सपेंस है? 1,20,000 का। टू कैश, कैश में हमने कितनी सैलरी पे करी है? अभी 1 लाख रुपीस पे करी है, तो कैश कितने से क्रेडिट होगा? 1 लाख रुपीस से क्रेडिट होगा। टू, क्या अभी भी 1,20,000 में से कुछ पे करना बाकी है? 20,000 पे करना बाकी है, और उसको नाम हम क्या दे देंगे? सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग बेसिकली हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या होता है? लाइबिलिटी होता है। ये बैलेंस शीट में कहां जाएगा? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएगा, क्योंकि इट इज टू बी पेड इन द फ्यूचर, इट इज नॉट पेड येट, दैट इज अ लाइबिलिटी। एंड लाइबिलिटीज आर गोन कहां जाती हैं? बैलेंस शीट में जाती हैं, लाइबिलिटी साइड जाती है। बिल्कुल ठीक। तो मिस्टर एक्स पेड सैलरी ऑफ 1,20,000, हमने देखा 1 लाख हमने कैश में पे कर दिया था, तो हमने अपना एसेट कैश कितने से कम करा? सिर्फ 1 लाख रुपीज से, और बाकी का 20,000 इज स्टिल टू बी पेड। आप देखोगे एक बार दोबारा, तो हमने अपने एक्सपेंस को कितने से बुक करा? टोटल 1,20,000 से। क्यों? क्योंकि इस साल का खर्चा कितना था? 1,20,000 था, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 लाख ही अभी पे हुआ है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। नाउ व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस? प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। कुछ ऐसे खर्चे जो आपने एडवांस में पे कर दिए, जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं थे, दैट आर कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपने देखा ना, मोबाइल का रिचार्ज प्रीपेड करवाना, पहले से ही पे कर देना, दैट इज प्रीपेड। मेट्रो कार्ड का रिचार्ज, दैट इज ए प्रीपेड। प्री मतलब पहले से ही पैसा पे कर दिया, अभी एक्चुअली में खर्चा नहीं हुआ। तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है? ब्रैकेट में लिख रहे हैं मेरे साथ, एक्सपेंसेस पेड इन, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। अगर एडवांस में आपने कोई भी खर्चा, कोई भी एक्सपेंस आपने एडवांस में पे कर दिया, तो जल्दी से मुझे बता दो कि ये मेरे लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? ये मेरे लिए क्या है फ्रेंड्स? ये मेरे लिए एसेट है। क्यों है? क्योंकि अभी हमने एडवांस में पे कर रखा है, अभी हमें सर्विसेज लेनी बाकी है, अभी हमें वो पैसा यूटिलाइज करना बाकी है। दैट मीन्स कि वो मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगा। तो ये मेरे लिए क्या है? एसेट है। चलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट है, तो एंट्री क्या होगी? प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, एसेट बढ़ रहा है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहे हैं तो एंट्री होगी प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। टू, क्या चला गया?
कैश या फिर बैंक चला गया। आप खुद ही कह रहे हो प्रीपेड, इसका मतलब हमने पे कर दिया। अगर हमने आज पे कर दिया जबकि एक्चुअली में हमारा खर्चा नहीं है, तो वो हमारे लिए क्या है? एसेट है। बिल्कुल ठीक, तो वो हमारे लिए क्या है? एसेट है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट होते हैं। बैलेंस शीट में कौन से हेड में जाएगा? जब हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे रिवाइज शेड्यूल 6 के हिसाब से, तब हम डिस्कस करेंगे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं। राइट, तो अभी के लिए हमने कहा प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट है, तो चलिए इसके लिए भी एक एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे होगी। मिस्टर एक्स पेड insurance for 1 year on 30th June 2015 of rupees 1200। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, बहुत बार एग्जाम्स में आई है, बाद में रिलेट करके बताऊंगा आपको कि कैसे इंपॉर्टेंट है, बट अभी के लिए आप ध्यान से देख रहे हैं। मिस्टर एक्स पेड इंश्योरेंस फॉर 1 year ऑन 30th June ऑफ रुपीज 1200। फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31st March। नाउ अब ध्यान से देखिए, मैंने 30th जून 2015 को मैंने 30th जून 2015 को इंश्योरेंस पे करा। अब ये इंश्योरेंस किस चीज का है? लेट्स से स्टॉक का इंश्योरेंस है। अगर कुछ भी नहीं गिवन तो मैं इसे क्या मान लेता हूं? स्टॉक का इंश्योरेंस, कि जो दुकान पे सामान रखा हुआ है मैंने उसका इंश्योरेंस करवाया। इंश्योरेंस हमेशा 1 साल का होता है, राइट? जनरली इंश्योरेंस 1 साल का होता है, और यहां लिखा हुआ भी है कि इंश्योरेंस हमने कितने टाइम का करवाया? 1 year के लिए करवाया। अब आप मुझे बताओ 30th जून को हमने कुछ एक्सपेंस पे करा। हमने एक्सपेंस पे करा 30th जून 15 को 1 year के लिए, तो दैट मींस इंश्योरेंस का खर्चा ये कब तक चलेगा? 30th जून 2016 तक का खर्चा है। क्या इंश्योरेंस हमने आज ही पे कर दिया? बिल्कुल कर दिया। कितना अमाउंट है इंश्योरेंस का? 1200। 1200 कितने मंथ के लिए है? 12 मंथ के लिए है। 1200 कितने मंथ्स के लिए? 12 मंथ्स के लिए। दैट मींस ₹100 पर मंथ। अब आप मुझे बताओ जो 30th जून 2015 वाला अकाउंटिंग ईयर है वो एंड कब होगा? 31st मार्च 2016 को। अब आपने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि जो एक्सपेंसेस इस साल के हैं, रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो एक्सपेंसेस इंकर हुए, आप वही रिकॉर्ड करोगे। तो मुझे आप बताओ कि इस साल का करंट ईयर का 2015-16 का एक्सपेंस कितना है? सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ। बाकी के 3 मंथ का एक्सपेंस जो हमने आज पे तो कर दिया, बट क्या ये एक्सपेंस हमारा करंट ईयर में है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो हमने पैसा पे करा है इसका बेनिफिट हम कब लेंगे? नेक्स्ट ईयर में लेंगे। हम इसका बेनिफिट कौन से ईयर में लेंगे? 2016-17 में लेंगे। तो हम अभी बात कर रहे हैं 15-16 में एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं इस साल एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड होना चाहिए। हमने दे तो दिया 1200। भाई इंश्योरेंस कंपनी तो हर महीने प्रीमियम इकट्ठा नहीं करती ना। इंश्योरेंस कंपनी ने तो पैसा एक बारी में ले लिया। अब इंश्योरेंस कंपनी ने अगर पैसा एक बारी में ले लिया, दैट मीन्स 1200 रुपीज 12 मंथ के लिए, तो 100 रुपीज पर मंथ। बट इस साल करंट ईयर का इंश्योरेंस का खर्चा, करंट ईयर में इंश्योरेंस का एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड होगा?
करंट ईयर में इंश्योरेंस का एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ का, दैट इज 900। बट सर कैश तो प्रीमियम में हमारा 1200 चला गया, मैंने लिख दिया दोस्तों आपके लिए कैश 1200। बाकी का 300 क्या है? बाकी का 300 मेरे लिए क्या बन जाएगा? बाकी का 300 मेरे लिए प्रीपेड इंश्योरेंस बन जाएगा। प्रीपेड का मतलब है कि अभी बेनिफिट्स लेने बाकी हैं। आप देखोगे तो 31 मार्च दैट मींस 15-16 में हमने सिर्फ और सिर्फ कितने का इंश्योरेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड करा है? 900 का। क्या हमने ठीक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करा है? बिल्कुल ठीक करा है। क्यों? क्योंकि सर करंट ईयर का खर्चा कितना है? सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ का है। बाकी के 3 मंथ का बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर में होगा, तो आप उसको एक्सपेंस भी नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड करना। इस साल आप उसे एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये एंट्री हमने कौन से अकाउंटिंग ईयर में करी? 2015-16 में ये एंट्री हमने करी। अगर मैं इसी के आगे की बात करूं कि 2016-17 में 2016-17 में क्या हमारा प्रीपेड एक्सपेंस अभी भी प्रीपेड ही रहेगा? ध्यान से सुनिएगा। क्या 2016-17 मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या मेरा प्रीपेड वाला खर्चा क्या आज भी प्रीपेड रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 30 जून को वो प्रीपेड वाला एक्सपेंस क्या बन जाएगा? एक्चुअल एक्सपेंस बन जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस। वेरी गुड। हमने बेसिकली क्या करा? अपने प्रीपेड वाले एक्सपेंस को जो हमने लास्ट ईयर तक एडवांस रिकॉर्ड कर रखा था, प्रीपेड रिकॉर्ड कर रखा था, उसे हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दैट इज 2016-17 में उसे किस में कन्वर्ट कर दिया? उसे हमने एक्चुअल एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया, कन्वर्ट कर दिया बाय द नेम ऑफ इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इंश्योरेंस। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसे कैसे लिख सकते हो? इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इंश्योरेंस। तो बेसिकली अगर मैं आज कोई भी एक्सपेंस एडवांस में पे कर देता हूं तो वो क्या कहलाया जाता है? प्रीपेड एक्सपेंस कहलाया जाता है, एंड इट इज टू बी ट्रीटेड एज एसेट नॉट एज एक्सपेंस। अब प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से कंफ्यूज मत हो जाना कि ये एक्सपेंस ही है। प्रीपेड लग गया आगे, प्रीपेड लग गया आगे, तो इसका मतलब वो मेरे लिए क्या बन गया? एसेट बन गया। और वो प्रीपेड एक्सपेंस एक्चुअल एक्सपेंस में कन्वर्ट कब होगा? जब एक्चुअली में हम सर्विसेज को यूटिलाइज कर लेंगे, जब हम एक्चुअली में उस एक्सपेंस के बदले बेनिफिट्स यूटिलाइज कर लेंगे। राइट। तो चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हमने दो अभी तक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करे स्पेशल ट्रांजैक्शंस के, जिसमें पहला हमने करा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड दूसरा हमने करा प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट is accrued income. Now what is accrued income? Accrued income का मतलब है इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। हमने पैसा कमा तो लिया बट अभी रिसीव नहीं हुआ। जनरली फ्रेंड्स ऐसा जरूरी नहीं है कि पैसा साथ के साथ ही मिल जाए। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने पैसा कमा लिया बट अभी हमें रिसीव नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि बैंक इंटरेस्ट। अब बैंक इंटरेस्ट हमें जो हमारे अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ है, क्या बैंक हमें उस पे इंटरेस्ट देता है? बिल्कुल देता है।
हमें इंटरेस्ट देता है। अब सर इंटरेस्ट क्या बैंक हमें हर महीने देता होगा? बिल्कुल भी नहीं देता होगा। लेट्स सपोज सबसे पहले एक्रूड का मतलब समझ रहे हैं अभी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। लेट्स सपोज कि बैंक 6 मंथ के बाद इंटरेस्ट देता है। बैंक इंटरेस्ट देता है आफ्टर एवरी 6 मंथ। दैट मीन्स 1 जनवरी को देता है, फिर 30 जून को देता है, और फिर 1 जनवरी को देता है नेक्स्ट ईयर के। दैट इज आफ्टर एवरी 6 मंथ बैंक हमें क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। बट मेरा फाइनेंशियल ईयर ध्यान से देखेगा, बट मेरा फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ये है मिस्टर एक्स जो अपना फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं अप्रैल टू मार्च। मिस्टर एक्स के बैंक अकाउंट में मिस्टर एक्स के बैंक अकाउंट में पैसा रखा हुआ है जिसपे उन्हें 1000 रुपीज पर मंथ इंटरेस्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल उन्हें हर मंथ 1000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता है, बट वो इंटरेस्ट कब मिलेगा? आफ्टर एवरी 6 मंथ। आफ्टर एवरी 6 मंथ मिलेगा, बिल्कुल ठीक। नाउ अब एक तो पहले कब मिलेगा? 30 जून को मिलेगा, फिर कब मिलेगा? 1 जनवरी को मिलेगा, और फिर उसके बाद दोबारा मिस्टर एक्स को इंटरेस्ट कब मिलेगा? मिस्टर एक्स को इंटरेस्ट फिर मिलेगा 30 जून को। अब आप देखोगे तो बट मेरा फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक का चल रहा है? मेरा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अप्रैल टू मार्च। अब मुझे बताओ जो 30 जून को मुझे 1000 रुपीज इंटू 6 मंथ का जो इंटरेस्ट था, क्या वो मुझे 1 जनवरी को मिल गया होगा? बिल्कुल मिल गया होगा। अब जनवरी के महीने का, फरवरी के महीने का, और मार्च के मंथ का, अब इन तीनों मंथ का मुझे बताओ 3000 रुपीज का इंटरेस्ट अगर मैं बैंक से मांगने जाऊंगा तो क्या बैंक मुझे दे देगा? बैंक कहेगा घर जाओ, अपने वापस जाओ, कहां कहां से आ जाते हैं। बैंक मुझे इंटरेस्ट कब देगा? बैंक मुझे इंटरेस्ट कब देगा? 30 जून को ही देगा। बैंक मुझे इंटरेस्ट 30 जून को देगा। बट सर आप अपनी अकाउंटिंग कब करते हो? आप अपनी अकाउंटिंग 31 मार्च को करते हो। अकाउंटिंग का एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपने पैसा कमा लिया, वेदर इट हैज बीन रिसीव्ड और नॉट, I repeat, if the income is earned, whether it has been received or not, it is to be recorded in the same accounting year in which it is actually earned. तो 3 महीने का इंटरेस्ट, 3000 रुपीज का इंटरेस्ट मैंने कमा तो लिया, बट मुझे रिसीव कब होगा? मुझे रिसीव होगा 30 जून को। दैट इज 3000 रुपीज मेरे लिए क्या है? एक्रूड इंटरेस्ट है। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब इनकम अर्न्ड। बैंक में रखे हुए पैसे पे इंटरेस्ट कमा लिया बट अभी रिसीव नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड एक्रूड इंटरेस्ट। तो एक्रूड इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री देखते हैं कि क्या होती है। अभी पैसा नहीं आया, आएगा, फ्यूचर में आएगा। क्या मेरे लिए एसेट है? बिल्कुल है। क्या मेरे लिए एसेट है? बिल्कुल है। तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट मेरे लिए क्या है? एसेट है। साथ साथ एक्रूड इंटरेस्ट मेरे लिए एसेट तो है ही है, साथ साथ क्या मेरी इनकम इंक्रीज कर गई? यस, बिल्कुल कर गई। सर अगर आप कैश में इनकम रिसीव कर लेते, अगर आप इनकम कैश में रिसीव कर लेते तो आप एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। कैश आया और इनकम इंक्रीज हो गई। बट यहां पर भैया कैश नहीं आया तो मैंने क्या लिख दिया? एक्रूड इंटरेस्ट। मतलब कैश फ्यूचर में आएगा। फ्यूचर में कब आएगा? 3 महीने बाद, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा। तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू
इंटरेस्ट अकाउंट। ये बेसिकली मैंने क्या करा, एक्रूड इंटरेस्ट क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट एसेट है और इंटरेस्ट क्या है, इनकम है। एक्रूड इंटरेस्ट एसेट है बट इंटरेस्ट अकाउंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट अकाउंट क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट हमारे लिए इनकम अकाउंट होता है। तो अगर मैं जर्नल एंट्री बनाना चाहूं तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट वर्ड को रिप्लेस कर कर एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। इनकम किसी भी तरीके की हो सकती है, इंटरेस्ट हो सकता है, कमीशन हो सकता है, हमें अपने प्रिंसिपल से कमीशन लेना है, हम एज अ एजेंट वर्क करते हैं तो प्रिंसिपल कमीशन देता है। तो बेसिकली एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, बीइंग इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, पैसा कमा तो लिया बट अभी रिसीव नहीं हुआ। तो एक्रूड इनकम के आगे लिख लीजिए, ये आपके लिए क्या है, एसेट है, और इनकम आपको पता ही है, इनकम आपके लिए इनकम ही है। नाउ अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब हमें इनकम रिसीव होगी, व्हेन इनकम is actually received in next financial year, जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इनकम एक्चुअली में रिसीव्ड होगी तो क्या एंट्री होगी। जब एक्चुअली में इनकम रिसीव होगी तो सर कैश आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये लो दोस्तों, आपके लिए लिख दिया मैंने कैश अकाउंट डेबिट। क्या कैश आने के साथ साथ मेरी दोबारा से इनकम बढ़ जाएगी, नहीं, मेरी दोबारा से इनकम नहीं बढ़ेगी सर। ये जो आपने एसेट रिकॉर्ड कर रखा था ना, अब इसको एसेट को क्या कर दो, कैंसिल कर दो, कम कर दो, क्योंकि अब ये एसेट एक्चुअली में रिसीव हो गया। तो बिल्कुल सही कहा आपने, और मैंने कह दिया और मैंने ये लो लिख भी दिया, टू एक्रूड इनकम। जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इनकम एक्चुअली में रिसीव्ड होगी तो वो दोबारा से मेरे लिए इनकम नहीं बनेगा, बल्कि मेरा एसेट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसको मैंने प्रीवियस ईयर तक एज अ एसेट शो कर रखा था। बिल्कुल ठीक। तो बेसिकली एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, पैसा कमा लिया बट अभी रिसीव नहीं हुआ। तो हमने इसमें देखा कि जब रिसीव होता है तब एंट्री क्या होगी, और जब एक्चुअली में अर्न होगा तब भी क्या एंट्री होगी। बिल्कुल ठीक। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, अनएक्सपायर्ड और unearned इनकम। Now what is unexpired और unearned income? नाम से ही पता चल रहा है ऐसी इनकम जो अभी एक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड मतलब एक्सपायर नहीं हुई, दैट मीन्स इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, दैट मीन्स इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ब्रैकेट में इसका मीनिंग भी लिख लेंगे, इनकम received in advance। नाउ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर आपने किसी से पैसा एडवांस में रिसीव कर लिया तो क्या आपके लिए वो आज ही इनकम बन जाएगा, नहीं बनेगा। आज अगर आपने एडवांस में पैसा रिसीव करा है तो वो आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि अभी सर्विसेज देनी बाकी है।
अभी पैसा एडवांस में रिसीव हो गया, तो या तो मुझे सर्विसेज देनी बाकी हैं या गुड्स डिलीवर करने बाकी हैं, वॉट एवर द नेचर ऑफ बिजनेस इज। बट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मैंने आपको एडवांस में पैसा दे दिया, क्या ये आपके लिए इनकम है? नहीं है। ये आपके लिए क्या बन जाएगा? अभी लाइबिलिटी बन जाएगा, जब तक आप सर्विसेज परफॉर्म नहीं करते। राइट तो यह आपके लिए क्या है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी है। वेरी गुड। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी सर, इनकम रिसीव करी है तो कैश तो आया ही होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू। क्या कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम लिख दूं? अगर कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम लिख दूंगा तो ये मेरे लिए करंट ईयर का इनकम बन जाएगा। बट क्या एक्चुअली में ये करंट ईयर का इनकम है? नहीं है। ये करंट ईयर का इनकम नहीं है, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का इनकम है। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का इनकम अगर मैंने आज ही रिसीव कर लिया तो ये मेरे लिए क्या बन गया? लाइबिलिटी बन गया। फ्रेंड्स इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये चैप्टर क्या रेलेवेंस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी आने वाला है। वहां पर हम देखेंगे कि इन ट्रीटमेंट्स का, इन स्पेशल ट्रांजैक्शंस का कैसे ट्रीटमेंट होगा। राइट तो अनएक्सपायर्ड और अर्नड इनकम मतलब ऐसा इनकम जो हमने एडवांस में रिसीव कर लिया। तो कैश अकाउंट डेबिट रिसीव तो कर लिया, कैश अकाउंट डेबिट टू अनएक्सपायर्ड इनकम। अनएक्सपायर्ड इनकम का मतलब क्या है? कि अभी ये हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। ये बैलेंस शीट में कहा जाएगा? लाइबिलिटी साइड जाएगा। और जब हम एक्चुअली में अपनी सर्विसेज दे देंगे, जब जो पैसा हमें एडवांस में रिसीव हुआ है उसके अगेंस्ट हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर देंगे, तो क्या वो एक्चुअली में इनकम बन जाएगा? यस। व्हेन सर्विसेज हैव बीन परफॉर्म्ड, जब सर्विसेज परफॉर्म्ड हो जाएंगी तो अनएक्सपायर्ड इनकम क्या एक्चुअल इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा? बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स लाइबिलिटी क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी कैंसिल हो जाएगी। तो अनएक्सपायर्ड इनकम अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी को क्या कर दिया मैंने? कैंसिल कर दिया टू इनकम। और उस लाइबिलिटी को किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने? इनकम में कन्वर्ट कर दिया। क्या मुझे दोबारा से कैश रिसीव होगा? नहीं होगा। तो बेसिकली एक ही बार कैश रिसीव हुआ, जब कैश रिसीव हुआ था तब वो एक्चुअल इनकम नहीं था, तो हमने उसको क्या ट्रीट करा? लाइबिलिटी ट्रीट करा, क्योंकि अभी सर्विसेज या फिर ड्यूटी परफॉर्म करनी बाकी थी। जब हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी सर्विसेज को कंप्लीट कर दिया, तो हमने उस लाइबिलिटी को खत्म कर एक्चुअल इनकम में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। तो बेसिकली हमने अ क्विक रिवीजन ऑफ ऑल दी 4 पॉइंट्स जो अभी तक हमने करे। हमने 4 पॉइंट्स करे अभी तक, जिसमें सिर्फ 2 मिनट में एक क्विक रिवीजन। सबसे पहले हमने कहा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंसेस पेड बट, सॉरी, एक्सपेंसेस इंकर्ड बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, अभी पे नहीं करा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बेसिकली हमने बात समझी कि सर ऐसे खर्चे जो हो तो गए बट अभी पे नहीं करे, तो वो हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। वेरी गुड। जब वो एक्चुअली एक्सपेंस बन चुका था, जब वो एक्सपेंस है तो हमने डेबिट कर दिया था। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब एक्चुअली में मैं इन्हें नेक्स्ट ईयर में पे कर दूंगा, जब मैं इन्हें नेक्स्ट ईयर में पे कर दूंगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब हम इनको एक्चुअली में पे कर देंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे? जब हम एक्चुअली में पेमेंट करेंगे तो क्या मैं अपनी लाइबिलिटी को कैंसिल कर दूं? यस। तो मैं कहूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिट। क्यों कहूंगा? क्योंकि लाइबिलिटी क्या हो रही है? अब कम हो रही है, और लाइबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं? डेबिट।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, क्या करूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि अब एक्चुअली में हम पे कर रहे हैं तो क्या गया होगा, कैश गया होगा। दोस्तों अगर आप एक बात को ध्यान से देखोगे तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट मैंने दोबारा से एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करा, मैंने सिर्फ अपनी लाइबिलिटी को कैंसिल करा है। एक्सपेंस मैंने एट द टाइम ऑफ अक्रेंस ही रिकॉर्ड करा था ड्यू टू ऑफ एक्रूवल कॉन्सेप्ट। Whether the expense have been paid or not, it is to be recorded in the same accounting year in which it belongs. Very good. फिर उसके बाद हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस करे। प्रीपेड एक्सपेंसेस में हमने कहा एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। अगर हमने कोई एडवांस में खर्चा पे कर दिया तो वो अभी एक्चुअल करेंट ईयर का खर्चा नहीं है, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का खर्चा है। तो करेंट ईयर में हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, करेंट ईयर में हम उसको एसेट ट्रीट करेंगे। वेरी गुड, एक एग्जाम्पल से हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट हमने फिर एक्रूड इनकम करा। एक्रूड इनकम में हमने कहा सर इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया इंटरेस्ट का कि पैसा कमा तो लिया बट अभी रिसीव नहीं हुआ। तो अगर आपने पैसा कमा लिया तो आपके लिए इनकम तो है ही है, दूसरा क्या है आपके लिए, एसेट है। एसेट क्यों है, क्योंकि एडवांस अभी पैसा आया नहीं है, फ्यूचर में आना बाकी है। डेबिट द रिसीवर, अगर मैं ट्रेडिशनल रूल से भी कहूँ तो डेबिट द रिसीवर, जिससे पैसा आना है दैट इज उसे डेबिट करो। तो एक्रूड इनकम को डेबिट करा है। बेसिकली ये कौन से अकाउंट्स हैं, ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स हैं। पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जिससे पैसा लेना है उसका नाम नहीं लिख रहे, हम क्या लिख रहे हैं, एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम हमारे लिए क्या है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी है। फिर उसके बाद हमने कहा अनएक्सपायर्ड और अनअर्न्ड इनकम, दैट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर आपको कोई भी पैसा एडवांस में दे जाता है तो वो आपके लिए बेसिकली लाइबिलिटी है जब तक आप अपनी सर्विसेज और ड्यूटीज को कंप्लीट नहीं कर देते। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 तक हम कर चुके। अब कौन सा पॉइंट आएगा, जल्दी से बता दो। 1 2 3 4 5, यस। पॉइंट नंबर 5, इनकम टैक्स। अब नाउ सबसे पहले एक थोड़ा सा ब्रीफ लेते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली इनकम टैक्स। बेसिकली गवर्नमेंट आपसे आपकी इनकम पे, आप जितना पैसा कमाते हो उस पे आपसे टैक्स लेती है। टैक्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, ऐसे टैक्सेस जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो, ऐसे टैक्सेस जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। तो सर फिर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स इज वो टैक्सेस जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आप आज इवनिंग में दुकान पे गए और एक चिप्स का पैकेट लेकर आए। 10 रुपीज के चिप्स के पैकेट के पीछे अगर आपने देखा होगा तो ध्यान से एमआरपी के साथ साथ लिखा हुआ होता है 10 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इसका मतलब क्या है कि 10 रुपए के चिप्स के पैकेट में भी क्या टैक्स लगा हुआ है? बिल्कुल लगा हुआ है। जब गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं तो सरकार हमसे टैक्स वसूलती है। क्यों वसूलती है, क्यों रिकवर करती है? क्योंकि गवर्नमेंट हमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देती है और मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज टैक्सेस फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? टैक्स है। तो मैं आपको एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में एक बहुत छोटा सा जल्दी से एक समराइज फॉर्म में डिफरेंस समझा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें मैंने आपने से कहा कि आप एक चिप्स का पैकेट लेकर आए जिस पे लिखा हुआ है 10 रुपीज, बट साथ में लिखा हुआ ये भी होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब आप पूरे के पूरे 10 रुपए दुकानदार को, शॉपकीपर को दे आते हो? बिल्कुल दे आते हो सर। हमने 10 रुपए शॉपकीपर को दे दिए, बट एक्चुअली फॉर एग्जाम्पल 9 रुपीज तो उसमें
डीलर को रखना था, शॉपकीपर को रखना था, और 1 रुपये उसमें क्या इंक्लूड था, टैक्स इंक्लूड था। अब आपने मुझे एक बात बताओ, अब आप ये 1 रुपये सरकार को अलग से जमा करवाने गए कि सरकार मैंने, मोदी जी मैंने चिप्स खाए हैं, ये लो 1 रुपये, ऐसा तो कुछ नहीं करा ना आपने। आपने क्या करा, वो 1 रुपये भी किसको दे दिया, दुकानदार को दे दिया। और दुकानदार आपके बिहाफ पे ये 1 रुपये किसको डिपॉजिट करवाएगा, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएगा। दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। टैक्सेस विच आर नॉट डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट बाय अस इज इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें आपने नाम सुना भी होगा, नाम तो सुना होगा बेटा, जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दूसरा हमने बात करी डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस मतलब वो टैक्सेस जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को खुद पे करते हो, जैसे कि इनकम टैक्स। बेसिकली जितना भी हम पैसा कमाते हैं, जितनी भी इनकम हम अर्न करते हैं, उस पे हमारी गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स के रेट फिक्स कर रखे हैं। दैट इज इनकम अर्नड बाय एन इंडिविजुअल, उसको टैक्स पे करना जरूरी है। डायरेक्टली गवर्नमेंट को हम टैक्स पे करते हैं। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। और इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स। अब इनकम टैक्स को स्पेशल ट्रांजैक्शंस में बहुत ध्यान से देखेंगे तो 2 पार्ट्स में कहा गया। इनकम टैक्स पेड बाय प्रोप्राइटरशिप्स और इनकम टैक्स पेड बाय अदर्स। अगर प्रोप्राइटरशिप में से इनकम टैक्स की पेमेंट होती है तो हम इसको ट्रीटेड एज ड्राइंग्स। अदर्स मतलब जैसे कि कंपनी हो गई, पार्टनरशिप फर्म्स हो गई, कोई भी प्रोप्राइटर के अलावा, पार्टनरशिप फर्म्स हो गई, तो इसमें ट्रीटेड एज एक्सपेंस। ऐसा क्यों? देखो, जैसे आपने पढ़ा है कंपनीज एक्ट, ऐसे बहुत सारे कानून, लॉ होते हैं। ऐसी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक एक्ट बनाया गया, एक लॉ बनाया गया इनकम टैक्स के ऊपर। उसमें कहा गया, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में कहा गया कि अगर प्रोप्राइटरशिप है, प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल ओन्ड फर्म है, अगर सिंगल ओन्ड फर्म है तो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया कि प्रोप्राइटरशिप पैसा नहीं कमाती, इंडिविजुअल द ओनर ऑफ द बिजनेस अर्न्स द मनी। Or you can say, as per the Income Tax Act, the owner of the business and the business are treated as one entity. यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट की, सिर्फ इसी पॉइंट के लिए। अब आप ये मत कह देना, अपने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को मत हिला देना और ये मत कह देना कि सर आपने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में बताया है द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड द बिजनेस बोथ आर दी सेपरेट एंटिटीज। मैं यहां पे वो बात नहीं कर रहा, समझेंगे। मैं यहां पे बात कर रहा हूं इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स के कानून की, जिसको कब बनाया गया, 1961 में। उसमें बताया गया, उसमें कहा गया कि अगर प्रोप्राइटरशिप है तो द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड द बिजनेस बोथ आर ट्रीटेड एज अ सिंगल वन पर्सन। और अगर इनकम टैक्स प्रोप्राइटरशिप में पे होगा तो उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, एज अ ड्राइंग ट्रीट करेंगे। तो हम अपनी बुक्स में जर्नल एंट्री क्या करेंगे,
ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर प्रोप्राइटरशिप में से पेमेंट होती है इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स में रूल क्या बनाया गया, इट इज टू बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से टैक्स ओनर पे लगता है, प्रोप्राइटरशिप पे, फर्म पे नहीं लगता। तो उसको ट्रीट हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स। और पेड बाय अदर्स, पेड बाय अदर्स में कौन आ गया, कंपनी आ गई, पार्टनरशिप फर्म्स आ गए, एनीथिंग, एनीवन, आपकी बॉडी कॉर्पोरेट्स, आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सब आ गए। तो पेड बाय अदर्स तो ट्रीटेड हम उसे क्या करेंगे, एज अ एक्सपेंस। और अगर एज अ एक्सपेंस ट्रीट करेंगे तो एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस है, खर्चा हो गया। अब खर्चा हो गया तो खर्चे हो गए तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अगर हमने पे कर दिया तो टू कैश इफ पेड। और अगर अभी पे नहीं करा, अभी पे नहीं करा, जल्दी से बता दो, खर्चा है अभी पे नहीं करा, तो क्या कहलाया जाता है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाया जाता है। तो बेसिकली एंट्री क्या हो जाएगी, टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टैक्स इफ नॉट पेड। अगर पे कर दिया तो कैश कम हो जाएगा, बट अभी पे नहीं करा तो हमारी क्या इंक्रीज हो जाएगी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर में पे करना जरूरी है। अगर नहीं पे करा तो क्या गवर्नमेंट मुझे बिजनेस चलाने देगी, नहीं चलाने देगी, बिल्कुल ठीक। तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, जिसमें हमने बात करी दो पॉइंट्स को। अब आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि बिजनेस स्टार्टेड, या फिर वो फर्म का नाम है, या कंपनी का नाम है, या प्रोप्राइटर का नाम है। जैसे लिखा है मिस्टर ए स्टार्टेड द बिजनेस। अब मिस्टर ए स्टार्टेड द बिजनेस का मतलब क्या है, वो मेरे लिए क्या है, प्रोप्राइटरशिप है। बट लिखा है एक्स वाई जेड लिमिटेड स्टार्टेड द बिजनेस, अगर एक्स वाई जेड लिमिटेड लिखा है तो बेसिकली वो क्या बन जाएगा, मेरे लिए कंपनी बन जाएगा। राइट तो क्वेश्चन की हर इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ना है, तभी हम आगे चल पाएंगे, क्वेश्चन को ठीक कर पाएंगे, बिल्कुल ठीक। चलिए नेक्स्ट, सिक्स। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस का मतलब क्या है कि आप अपने फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस के लिए आज ही प्रोविजन बना रहे हैं। दैट मीन्स कौन से कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं हम बात करने जा रहे हैं कंजर्वेटिज्म, ऑल्सो नोन एज प्रूडेंस, जो हमें बताता है कि डोंट एंटिसिपेट योर इनकम्स बट एस्टिमेट योर एक्सपेंसेस। फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस को एस्टिमेट करो और आज ही उनके लिए प्रोविजन बना दो। तो अब देखते हैं कि प्रोविजंस बनाने की एंट्री क्या होती है। सी प्रोविजन बेसिकली एक तरीके से आपके लिए लाइबिलिटी है। प्रोविजन का नेचर कैसा है, जैसे लाइबिलिटी का नेचर है, क्योंकि ये भी क्या है कि भैया फ्यूचर में होने वाला खर्चा है, अगर खर्चा है तो पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। तो दैट इज फ्यूचर में होने वाले खर्चे हैं, अभी एक्चुअल हमें नहीं पता, अभी कंफर्मेशन नहीं है कि एक्सपेंस होगा या नहीं होगा। तो बेसिकली हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। और अगर जब भी हम प्रोविजन बनाएंगे तो हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, जर्नल एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट क्यों करा, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करा कि भैया हमने अपने कुछ प्रॉफिट का पैसा कम कर दिया,
कुछ प्रॉफिट का पैसा हमने निकाल कर रख दिया फ्यूचर के एक्सपेंसेस के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे कि नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा होता है जैसे कि नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल भी आपको याद है, मॉडर्न रूल से करना चाहें तो मॉडर्न रूल से कर लीजिएगा, अगर आपको रूल्स याद हैं तो बहुत अच्छी बात है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसका मतलब सारे एक्सपेंसेस को क्या करना है, डेबिट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस साइड आएगा खर्चा, किस साइड आएगा खर्चा, डेबिट साइड आएगा। तो प्रोविजन फॉर एक्सपेंस बात करता है कि फ्यूचर में होने वाले खर्चे जो अभी कंफर्म नहीं है, राइट। तो फ्यूचर में होने वाले खर्चे जो अभी कंफर्म नहीं है उसके लिए हमने क्या बनाया है, प्रोविजन बनाया है। अब प्रोविजन किसी भी तरीके का हो सकता है। अब आप प्रोविजन फॉर एक्सपेंस में देखते हो, एग्जाम्पल आप देखते हो प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो हम डेप्रिसिएशन के चैप्टर में भी हमने कवर करा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस के प्रोविजन बनते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स। अब साल के आखिरी में मुझे पता है कि अगर मेरे को प्रॉफिट होगा तो मुझे टैक्स पे करना है, तो कंपनी स्टार्टिंग में ही क्या बनाना स्टार्ट कर देती है, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो एनी एक्सपेंस विच इज नॉट कंफर्म्ड, अमाउंट कंफर्म नहीं है बट जिसकी होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो हम उसके लिए क्या बनाते हैं, हम उनके लिए प्रोविजंस बनाते हैं। तो प्रोविजन फॉर एक्सपेंस की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। चलिए नेक्स्ट, गुड्स लॉस्ट बाय फायर या फिर एक्सीडेंट, थेफ्ट, एनीवे। मतलब बेसिकली कि अगर आपके गुड्स का लॉस्ट हो जाता है ड्यू टू ऑफ एनी रीजन, वो एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है, आगे अलग से ट्रीटमेंट भी देखेंगे एबनॉर्मल लॉस का। बट अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जाता है या कोई चोरी हो जाती है जिसकी वजह से गुड्स, अगर मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे गुड्स वर्ड यूज कर रहा हूँ तो मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक। जो मेरा रॉ मटेरियल है, जो मेरे फिनिश गुड्स हैं, जिसमें मैं डील करता हूं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो अगर स्टॉक लॉस्ट बाय फायर हो जाता है तो एंट्री क्या होगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास 10 रुपीज का स्टॉक रखा है, मेरे पास 10 रुपीज का स्टॉक रखा है जिसको मैं 12 रुपीज में सेल करता, अभी करा नहीं है, सेल करता बाद में फ्यूचर में, अभी करा नहीं है। इस स्टॉक में आग लग गई, लेट्स से इस स्टॉक में आग लग गई, ये लो आग लगा दी। अब आप मुझे बताओगे कि नुकसान, लॉस 10 रुपीज का हुआ है या 12 रुपीज का हुआ है। सर कैसी बातें करते हो, अगर 10 रुपए के सामान में आग लगी तो नुकसान भी कितने का है, 10 रुपए का। ये मत कह देना कि सर 12 रुपए का नुकसान है। दोस्तों क्यों नहीं 12 रुपए का नुकसान है, क्योंकि 12 रुपए पे बिक जाता, क्या कंफर्मेशन है, दैट इज मैं अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट या प्रॉफिट को ऐड नहीं कर सकता कि इतना पैसा तो मैं कमा लेता। हो सकता है फिर तो आप ये कह देते कि 10 रुपए का सामान मैं तो 500 रुपए में बेच देता, तो वो तो गलत हो जाता ना। बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि हमारा एक्चुअल लॉस कितने का है। अगर 10 रुपीज के स्टॉक में आग लग गई तो एक्चुअली में स्टॉक में आग लगी तो नुकसान हुआ सिर्फ और सिर्फ कितने का, 10 रुपीज का। तो देखते हैं जर्नल एंट्री क्या बनेगी। जर्नल एंट्रीज करने से पहले चलिए एक बार दोबारा से क्या अकाउंटिंग की टेबल को रिवाइज कर लें, क्योंकि मुझे पता है आपने अपने कॉपी के मार्जिन्स के ऊपर नहीं बनाई होगी।
मैं बार बार आपको एक ही बात कहता हूं, कोई भी बच्चा रट्टा मार के मेरी क्लास से नहीं जाएगा। आपको समझना है, समझ के लिखना है अपनी कॉपीज में। जब भी कोई एसेट या एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। जब भी कोई लाइबिलिटी, इनकम या कैपिटल इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट और डिक्रीज करेगी तो डेबिट। ये रूल है। अब गुड्स लॉस्ट बाय फायर, नुकसान हो गया। क्या नुकसान हो गया? बिल्कुल हो गया। अगर नुकसान हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। तो चलो करो फिर डेबिट। तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट, डेबिट टू। क्या कम हो गया? क्या चला गया? स्टॉक चला गया। और स्टॉक के आने और जाने के लिए हम कौन कौन से वर्ड्स को यूज करते हैं? स्टॉक के आने और जाने के लिए हम कौन कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं? हम करते हैं परचेजेस और सेल्स यूज करते हैं। हम यूज करते हैं परचेजेस एंड सेल्स। तो सर अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो स्टॉक में आग लगी, ये जो स्टॉक में आग लगी, ये मैंने सेल्स करी है क्या? मैंने जलती हुई आग में अपना सामान फेंक दिया था? नहीं। तो दैट मीन्स मैं जितने का सामान खरीद के लाया था उतने का ही नुकसान हो गया। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो टर्म यूज करते हैं टू परचेजेस अकाउंट। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम यहां पे सेल्स नहीं लिखते। सेल्स में प्रॉफिट का मार्जिन इंक्लूड होता है, बट अगर गुड्स लॉस्ट बाय फायर, नुकसान हो गया, तो क्या मैं अपने सेल्स वर्ड यूज करूंगा? नहीं यूज करूंगा। मैं उसे अपनी परचेजेस में से ही क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज मैं 100 रुपए की 100 रुपीज की परचेज करी। 100 रुपीज की परचेज में से अगर 10 रुपीज के सामान में आग लग गई, तो मैं बेसिकली क्या रिकॉर्ड करूंगा? 100 - 10। तो नेट परचेज मेरी कितने की है? 90 रुपीज की मेरी नेट परचेज। बात को समझना, रट्टा नहीं मारना। जब आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, जब आपके सेल नहीं करी आपने, तो यहां पर आप सेल्स वर्ड नहीं लिखोगे। आप क्या यूज करोगे? वर्ड परचेजेस यूज करोगे कि मैं जितने का सामान खरीद के लाया था उतने का सामान जल गया या चोरी हो गया, जिसकी वजह से मुझे नुकसान हो गया। तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब अब हो सकता है केस नंबर 1, हो सकता है कि मैंने इंश्योरेंस करवा रखा हो। हो सकता है कि मैंने अपना इंश्योरेंस करवा रखा हो, अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवा रखा हो। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर आज के टाइम में छोटे छोटे बिजनेसमैन भी अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाते हैं। जस्ट बिकॉज इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस एक इंडेमिनिटी बॉन्ड होता है कि जितना भी पॉलिसी होल्डर को लॉस होता है, वो लॉस कौन रिकवर कर देता है? वो लॉस इंश्योरेंस कंपनी रिकवर कर देती है, जिसके रिटर्न में इंश्योरेंस करवाने के लिए क्या हमें हर मंथ एक सर्टेन अमाउंट देना पड़ता है, एंड दैट सर्टेन अमाउंट इज कॉल्ड प्रीमियम। हम बात कर रहे हैं अगर हमने इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रखी होती और सामान में आग लग जाती। अगर इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रखी होती और सामान में आग लग जाती, तो अब मुझे बताओ, ये जो नुकसान हुआ, इस नुकसान को कौन रिकवर, कौन वापस करेगा? कौन मुझे वो पैसा वापस कर देगा? इंश्योरेंस कंपनी वापस करेगी। इंश्योरेंस कंपनी वापस करेगी। इफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन एंड 100% क्लेम इज पास्ड, अगर 100% क्लेम पास हो जाता है,
तो जल्दी से बताओ, आपने जो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रखा है, जो आपने नुकसान रिकॉर्ड कर रखा है, क्या वो एक्चुअली में अब आपका नुकसान है? नहीं है। आपने जो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रखा है, अब इसको कौन पे करने के लिए तैयार है? इंश्योरेंस कंपनी पे करने के लिए तैयार है। तो मैं क्या कहूंगा? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, या फिर कैश अकाउंट डेबिट अगर कैश आ गया तो। और अभी अगर पैसा नहीं आया तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। टू, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। जैसी आग लगी थी, मैंने उसे क्या रिकॉर्ड कर लिया था? एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया था। बट फिर बाद में मैंने इंश्योरेंस कंपनी को बुलाया, इंश्योरेंस कंपनी का सर्वेयर आया और उसने कहा कि ठीक है, हम आपको पूरा पैसा देने के लिए तैयार हैं। अगर 100% क्लेम पास हो जाता है तो क्या मेरा एक्चुअली में कोई नुकसान हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जितने का नुकसान हुआ था उसे किसने रिकवर, उसको किसने दे दिया? इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया। अगर पार्शियल क्लेम होता, लेट्स से, अगर पार्शियल क्लेम, लेट्स से सिर्फ 70% क्लेम पास होता। आप देखते हो ऐसे बहुत बार होता है, जब कार इंश्योरेंस हम करवाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी 100% क्लेम पास नहीं करती, कहती है शीशे के पार्ट्स के पैसे नहीं मिलेंगे या प्लास्टिक के पार्ट्स के पैसे नहीं मिलेंगे। तो अगर सिमिलरली कुछ सिनेरियो, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि भैया से 70% क्लेम पास होगा। अब आप मुझे बताओ, मेरे गुड्स कितने के थे? 10 रुपए का। मेरा लॉस कितना हुआ था? मैंने अपने लॉस को कितना रिकॉर्ड कर रखा था? 10 रुपए। जिसमें से 70%, दैट मीन्स 10 रुपीज का 70% कितना हो गया? 7 रुपए। 7 रुपए कौन देने के लिए तैयार है? 7 रुपए देने के लिए इंश्योरेंस कंपनी तैयार है। तो हम कहेंगे भैया इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। जो 10 रुपए का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रखा है उसे 7 रुपए से कम कर दूं? बिल्कुल कर दो सर। तो ये लो, मैंने कर दिया। गुड्स लॉस्ट बाय फायर 7 रुपए। 7 रुपए के इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा देने के लिए तैयार है, तो मैंने अपने एक्सपेंस को, अपने लॉस को भी कितने से कम कर दिया? 7 रुपीज से कम कर दिया। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं और थोड़ी क्लैरिटी लाते हैं इस कॉन्सेप्ट में, और जर्नल एंट्रीज दोबारा देखेंगे कि कैसे बनती है। चलिए एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं मेरे साथ साथ। Fire occurred in business of Mr. X and goods lost by fire rupees 1 lakh. Journalize case number 1. If no insurance policy, if no insurance policy was taken. Second, if insurance policy taken and 100% claim approved. And third is 70% claim approved. हमने 3 सिनेरियोज बनाए कि अगर इंश्योरेंस हमने नहीं ले रखा होता
तो जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? अगर हमने इंश्योरेंस ले रखा है और 100% क्लेम मिल जाता है या फिर 70% क्लेम मिलता है तो क्या एंट्री होगी? चलिए, सबसे पहले मिस्टर एक्स के बिजनेस में आग लगी या गुड्स लॉस्ट हो गए तो जर्नल एंट्री क्या होगी? स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ अगर गुड्स लॉस्ट हो गए फायर से तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ये बेसिकली क्या है? एक्सपेंस अकाउंट है। तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट। टू, किसको क्रेडिट करूं? क्या कम हो गया? अगर एक तरफ नुकसान हुआ तो दूसरी तरफ और क्या हो गया? दूसरी तरफ मेरा स्टॉक चला गया, और जो स्टॉक चला गया वो मैंने सेल्स नहीं करा। मैं जितने का परचेज करके लाया था मैंने एज इट इज उतने का ही उसे क्या कर दिया? कम कर दिया। दैट इज परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। कितने के गुड्स जल गए? 1 लाख रुपीस के। तो अकाउंटिंग एंट्री भी कितनी होगी? 1 लाख रुपीस की। क्या इंश्योरेंस कंपनी से हमने कुछ इंश्योरेंस ले रखा था? कोई पॉलिसी ले रखी थी? नहीं ले रखी थी। पहले केस में, मैं अभी कौन से केस की बात कर रहा हूं? केस नंबर 1 की। तो फर्स्ट केस में गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, और साल के आखिरी में गुड्स लॉस्ट बाय फायर कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि सर नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट्स कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। वेरी गुड। तो बेसिकली मैंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना लॉस या कितना खर्चा रिकॉर्ड करा? 1 लाख रुपीस का खर्चा रिकॉर्ड करा। ये केस नंबर 1 में हमने जर्नल एंट्रीज करी। अब बात आते हैं केस नंबर 2 पे। 100% क्लेम। अगर 100% क्लेम अप्रूव्ड हो जाता है तो क्या एंट्रीज होंगी? चलिए, सबसे पहले तो आग लगी तो एंट्री होगी गुड्स लॉस्ट बाय फायर। क्या पहले ही जिस दिन आग लग जाती है, क्या उसी दिन इंश्योरेंस कंपनी मुझे हाँ कह देती है कि चिंता मत करो, लगने दो सामान में आग, हम आपका पैसा दे देंगे? ऐसा तो कुछ नहीं होता होगा। तो जैसी आग लगी, ट्रांजैक्शन अकर हुई, हमने कहा गुड्स लॉस्ट बाय फायर, नुकसान हो गया और स्टॉक जल गया 1 लाख रुपीस का। उसके 2 दिन बाद हमने इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करा कि हमारे सामान में आग लग गई, बहुत दुख की बात है। इंश्योरेंस कंपनी का सर्वेयर आया और उसने तहकीकात करी, क्या एक्चुअली में आग लगी या नहीं लगी, व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट, और वहां पे कितने का सामान रखा हुआ था। अब सर्वेयर आकर कहता है 100% क्लेम अप्रूव्ड, हम आपको पैसा दे देंगे, चिंता मत करो, हम आपको पैसा दे देंगे। अब इंश्योरेंस कंपनी मुझे पूरा पैसा देने के लिए तैयार है, तो मुझे एक बात बताओ, जो मैंने अपना लॉस रिकॉर्ड कर रखा है, जो मैंने अपना लॉस रिकॉर्ड कर रखा है, क्या वो एक्चुअली में अब मेरे लिए लॉस है? क्या अब वो एक्चुअली में मेरे लिए लॉस है? नहीं है। तो मैं इसे क्या करूंगा? मैं कहूंगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। अगर अभी पैसा नहीं आया तो, अगर पैसा आ गया तो क्या करूंगा? कैश अकाउंट डेबिट। टू, जो अपना लॉस है, जो अपना एक्सपेंस मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, उस एक्सपेंस को अब क्या कर दूं? कम कर दूं, खत्म कर दूं। तो जब एक्सपेंस कम होगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। तो टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर। बेसिकली अब आप देखोगे तो 1 लाख रुपीस का सामान में जो आग लगी उससे मेरा कोई लॉस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब मैंने लॉस को डेबिट करा था, उसी टाइम पे जैसे ही अप्रूव्ड हुआ इंश्योरेंस क्लेम, मैंने उसे क्या कर दिया? क्रेडिट भी कर दिया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी मेरे लिए क्या है? एसेट है, फ्यूचर में पैसा आएगा। अगर कैश आ गया अभी तो बहुत अच्छी बात है। केस नंबर 3, 70% क्लेम अप्रूव्ड। अगर 70% क्लेम अप्रूव्ड होता है तो क्या एंट्री होगी? पहली जर्नल एंट्री तो सेम होगी,
पहली जर्नल एंट्री जैसे ही आग लगेगी ट्रांजैक्शन अकर होगा तो क्या हम रिकॉर्ड करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट एंट्री लिखिए। गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, नहीं, क्या लिखना है? वेरी गुड, टू परचेजेस अकाउंट। कितना? 1 लाख, 1 लाख। अब 70% क्लेम अप्रूव्ड हो गया, मतलब 1 लाख का 70% इंश्योरेंस कंपनी मुझे देने के लिए तैयार है। तो मैं कहूंगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, या फिर कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आएगा? सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपीज आएंगे। टू, मुझे बात बताओ, मेरा एक्चुअली में मेरे हिसाब से नुकसान कितने का, लॉस कितने का हुआ था? 1 लाख रुपीज का लॉस हुआ था। बट 70,000 रुपीज का लॉस रिकवर हो रहा है इंश्योरेंस कंपनी से। तो मैं अपना एक्सपेंस पूरे 1 लाख से कम कर दूं या सिर्फ 70,000 से करूंगा? सर सिर्फ और सिर्फ 70,000 से करोगे तो ये लो, मैंने लिख दिया बेटा 70,000 रुपीज। अब आप ध्यान से देखोगे, तो मैंने एक्सपेंस रिकॉर्ड कितने का करा है? मैंने एक्सपेंस रिकॉर्ड करा है 1 लाख रुपए का। 70,000 रुपीज से अपने एक्सपेंस को कम कर दिया, तो अल्टीमेटली मेरा अभी भी खर्चा कितने का हो चुका, कितने का हो गया? 30,000 रुपीज का मेरा नुकसान हो गया। और ये 30,000 रुपीज का जो नुकसान है, क्या मैं इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दूं? यस सर, बिल्कुल कर दो, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस साल के आखिरी में कहाँ ट्रांसफर होते हैं? कहाँ ट्रांसफर होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कितना जाएगा? 30,000। क्यों? क्योंकि पहली एंट्री में 1 लाख रुपीज से डेबिट, बट 70,000 रुपीज से सेकेंड एंट्री में मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट भी कर दिया। तो जिसकी वजह से हमने बेसिकली कितना रिकॉर्ड करा? 30,000 का अपना एक्सपेंस। बाकी का कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी देगी। एक बार इस एग्जाम्पल को फुल स्क्रीन पे दोबारा दिखा रहे हैं और अपनी कॉपीज में कंप्लीट करिए अगर आपने नहीं करा तो। हाँ जी, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर। नेक्स्ट स्पेशल ट्रांजैक्शन पे कितने तक कर चुके थे हम पॉइंट नंबर 7 तक कर चुके थे। अब बारी है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 कहता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। बहुत बार होता है कि कंपनीज अपने गुड्स को, अपने प्रोडक्ट्स को फ्री सैंपल्स के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। क्यों करती है? उससे बेनिफिट क्या है? इट इज अ प्रमोशनल एक्टिविटी रन बाय द कंपनी, कि भाई जब तक फ्री सैंपल्स में आप देखते हो कि
ब्रेड के साथ कुछ और फ्री, शैम्पू के साथ ये फ्री वो फ्री। दैट इज व्हाट बेसिकली कंपनी अपनी प्रमोशनल एक्टिविटीज, अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहती है। तो दैट इज गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब कंपनी के लिए फ्री सैंपल में बांटना क्या एक्सपेंस है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि सर बनाने की कुछ ना कुछ तो कॉस्ट आई होगी ना। तो फ्री सैंपल अगर कंपनी ने बांटे भी हैं तो कंपनी के लिए वो बेसिकली क्या है? एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, या सेल्स प्रमोशनल एक्सपेंसेस भी कह सकते हो आप उसे। आप उसे कुछ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए मैं लिख देता हूं सेल्स प्रमोशनल एक्सपेंसेस। अकाउंट डेबिट, सेल्स प्रमोशनल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू। नाउ अब कंपनी ने फ्री सैंपल्स में बांटने से कंपनी को एक्सपेंस तो हुआ, जिसको हमने सेल्स प्रमोशनल एक्सपेंस कह दिया। बट साथ साथ मुझे बताओ कि क्या चला गया? स्टॉक चला गया। और स्टॉक का जाना क्या सेल्स होता है? बिल्कुल होता है। बट क्या मुझे आप बताओगे बच्चों, क्या मैं यहां पर सेल्स लिख दूं? नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि सेल्स में तो सेल प्राइस भी इंक्लूड है। सेल प्राइस इंक्लूड है मतलब प्रॉफिट इंक्लूडेड है। अब प्रॉफिट कमाऊंगा क्या फ्री में बांटने से? नहीं। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? टू परचेजेस। जितने में मैं खरीद के लाया या जितना मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मैंने उतने में ही फ्री सैंपल्स बांट दिए। तो मैं अपना एक्चुअल लॉस, मुझे एक बात बताओ, एक एग्जाम्पल लेता हूं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। 10 रुपए का लेट्स से मैंने एक प्रोडक्ट बनाया लेट्स से 100 रुपीज का शैम्पू। शैम्पू बनाया 100 रुपीज का, मैं कहता हूं इसे 150 में सेल करूंगा। बट अभी सेल नहीं करा। इस शैम्पू को मैंने फ्री में सैंपल में बांट दिया, फ्री सैंपल दे दिया, फ्री में बांट दिया। अब आप मुझे बताओगे कि मेरा एक्चुअल एक्सपेंस या मेरा एक्चुअल लॉस 100 का है या 150 का है? मेरा एक्चुअल लॉस वेरी गुड कितने का है? सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज का है। बहुत इंटेलिजेंट है आप सब, यस वेरी गुड। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं कि जितने का मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी, जितना मेरा परचेज प्राइस था, मैंने उतने में ही उसको बांट दिया और अपना एक्सपेंस कितने से रिकॉर्ड करा? 100 रुपीज से। तो इसीलिए हम यहाँ पर सेल्स को क्रेडिट नहीं करते, हम क्रेडिट किसको करते हैं? परचेजेस को क्रेडिट करते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस पर ही चला जाता है, दैट डजेंट मीन्स कि अगर मैं अपना प्रोडक्ट कॉस्ट प्राइस से कम पे बेचता हूं या कॉस्ट प्राइस पे बेचता हूं तो हर बार परचेज रिकॉर्ड करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ उन केसेस में बात कर रहा हूं जब गुड्स को सेल आउट, कस्टमर्स को कुछ रेवेन्यू, कुछ पैसों के बदले नहीं दिया जाता। जब तक कुछ रेवेन्यू नहीं आएगा, जब तक कुछ पैसा नहीं आएगा, तब तक मैं उसे सेल्स वर्ड यूज नहीं कर सकता। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री में बांट देना विद जीरो प्राइस, तो बेसिकली वो क्या है? आपकी परचेजेस को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? जल्दी से बता दो। सेल्स प्रमोशनल एक्सपेंसेस, या फिर आप फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो। एनीवे आप एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज टोटली योर चॉइस। तो सेल्स प्रमोशनल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। क्या सेल्स प्रमोशनल एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट है? बिल्कुल है सर। साल के आखिरी में कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? जल्दी से बता दो। सर ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सेल्स प्रमोशनल एक्सपेंस। नेक्स्ट, गुड्स गिवन इन चैरिटी और डोनेशन, बात एक ही है।
मैंने गुड्स को चैरिटी में या डोनेट कर दिए। अब कंपनी क्या इसकी भी जर्नल एंट्री अपनी बुक्स में करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होगा तो उसकी रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन करना जरूरी है। अब अब गुड्स गिवन इन चैरिटी है तो चैरिटी अकाउंट को क्या कर दूं? डेबिट कर दूं। यहां पर आप इसे सेल्स प्रमोशनल मत कह देना प्लीज। दान पुण्य का काम कर रहा है बिजनेसमैन और आप कह रहे हो सर उसने स्ट्रैटेजी बनाई है। वी डोंट कंसिडर इट एज अ सेल्स प्रमोशनल। तो हम यहां पर उसे क्या कंसिडर कर रहे हैं? चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट। क्या कम हो गया? स्टॉक कम हो गया। तो टू परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट क्यों करा? क्योंकि सेल्स नहीं करी है, फ्री में डोनेट करे हैं। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स की तरह ही चैरिटी की भी जर्नल एंट्री हो गई। अगर मैं बात करूं चैरिटी अकाउंट, तो चैरिटी अकाउंट भी क्या है? नॉमिनल अकाउंट, और इसका बैलेंस भी साल के आखिरी में कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू चैरिटी अकाउंट। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, goods withdrawn by owner for personal use। ओनर ने पर्सनल यूज अपने घर के लिए कुछ गुड्स को विड्रॉ कर कर अपने घर ले गया। भाई फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, अब मुझे अपने घर पे सोफा चाहिए, तो क्या मैं दूसरी दुकान पे शोरूम पे जाके सोफा खरीदूंगा या अपनी दुकान से ही लाकर रख लूंगा? भाई जब मेरा बिजनेस है तो मैं अपने शोरूम में से ही जो बढ़िया सा सोफा होगा उसे घर पे रख लूंगा। क्या इसकी भी जर्नल एंट्री होगी? बिल्कुल होगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं बीइंग एज अ ओनर ऑफ द बिजनेस क्या अपने आप से प्रॉफिट कमाऊंगा? क्या मैं अपने आप को ही 100 रुपए का सामान 150 में बेचूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो दैट मीन्स गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज की जर्नल एंट्री क्या होती है? चलिए देखते हैं। गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज को क्या ट्रीट करा जाएगा? ड्राइंग ट्रीट करा जाएगा। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू। क्या कम हो गया? क्या कम हो गया? परचेज। स्टॉक कम हो गया तो कौन सा वर्ड यूज करूंगा? टू परचेजेस। कौन सा वर्ड यूज करूंगा? परचेजेस। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं मिलने वाला। क्या मैं अपने आप से पैसा लूंगा? मैं अपनी कैपिटल को ही क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। मैं अपनी कैपिटल को ही क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। तो बेसिकली ड्राइंग्स इज नॉट अ एक्सपेंस, तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर मत कर देना। ये डायरेक्टली क्या होगा? बैलेंस शीट में माइनस हो जाएगा। वेरी गुड, मुझे पता है आप सब इंटेलिजेंट है। तो goods withdrawn by owner for personal use will be treated as drawings। अगर ओनर पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ कर लेता है तो। चलिए नेक्स्ट, मशीनरी लॉस्ट बाय फायर या कोई भी एसेट लॉस्ट बाय फायर। अभी तक हमने बात करी थी गुड्स लॉस्ट बाय फायर की, जब हमारा स्टॉक में आग लग जाती है। हम कहते हैं मशीनरी, जो हमारा फिक्स्ड एसेट है उसमें आग लग गई। अगर उसमें आग लग गई तो एंट्री क्या होगी? सेम होगी जैसे हमने पहले करा, लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट। बट यहां पर टू क्या हो जाएगा? परचेजेस की जगह क्या हो जाएगा? टू मशीनरी या फिर फिक्स्ड एसेट। और कितने का नुकसान हो गया? वो वैल्यू कौन सी होगी? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में आ रही होगी। वेरी गुड। और लॉस्ट बाय फायर साल के आखिरी में नॉमिनल अकाउंट है तो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस्ट बाय फायर। अगर इंश्योरेंस करवा रखा है तो सेम ट्रीटमेंट। अगर 100% क्लेम हो जाता है तो लॉस्ट बाय फायर को अपने लॉस को क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। और वो पैसा किससे रिसीव हो जाएगा मुझे?
इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 12, बेड डेप्ट्स। बेड डेप्ट्स का मतलब क्या होता है? जब हमारे डेटर्स जिनसे हमें पैसा रिसीव करना है वो पैसा देने से मना कर देता है ड्यू टू ऑफ एनी रीजन, वेदर इट इज इंसॉल्वेंसी और कुछ भी। बैड डेप्ट का मतलब है वो गंदा आदमी बन गया। बैड डेप्ट जो हमारे गुड डेटर्स थे जिनसे हमें उम्मीद थी पैसा आएगा, उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बैड डेप्ट्स में at the time of क्रेडिट सेल, जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होगी? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल, जब क्रेडिट सेल करते हैं तो एंट्री होती है डेटर या फिर कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहाँ पे कस्टमर लिख देता हूँ, डेटर से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा बाद में, अभी नीचे कभी। कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स at the time of बेड डेप्ट। हो सकता है कि उससे 2 महीने बाद या 3 महीने बाद मेरे डेटर इंसॉल्वेंट हो गया, तो दैट मीन्स मुझे उसे क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा? बैड डेप्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अब पैसा नहीं आने वाला। अगर अब पैसा नहीं आने वाला तो क्या हो गया? नुकसान हो गया सर। पैसा आता तो अच्छी बात थी, बट अब नहीं आ रहा तो नुकसान हो गया। और एक्सपेंस हो गया तो लो बेटा करो डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो क्या करना है? डेबिट करना है। बेड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट किसको करूं? कस्टमर को। कस्टमर से उम्मीद थी, कस्टमर मेरे लिए एसेट था जब मैंने सेल करा कि कस्टमर पैसा देकर जाएगा। बट जैसे ही कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया, कस्टमर ने पैसा देने से मना कर दिया, तो मैं कस्टमर को क्या कर दूं? अपनी बैलेंस शीट में से उसका नाम क्या कर दूं? खत्म कर दूं। उसे अपनी एसेट की लिस्ट में से क्या कर दूं? हटा दूं। तो दैट मीन्स अपने एसेट को कम करना मतलब क्रेडिट करना। तो एट द टाइम ऑफ बेड डेप्ट, जब बेड डेप्ट अकर हो जाएंगे तो मैं बेड डेप्ट एक बेसिकली क्या है? बेड डेप्ट एक एक्सपेंस है। मैंने अपने लॉस को, अपने खर्चे को रिकॉर्ड करा और कस्टमर अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। क्यों करा? क्योंकि कस्टमर से अब पैसा नहीं आएगा, उसको बैलेंस शीट में से हटा दो। अब ऐसा भी तो हो सकता है सर 6 महीने बाद, क्या पता बेड डेप्ट जो हुए थे, जो डेटर इंसॉल्वेंट हुआ था, उसने कहा कि मैं तुम्हारा पैसा वापस करने के लिए तैयार हूं। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, लाओ हमारा पैसा वापस करो। अब आप ही बताओ कि कौन अपना पैसा वापस नहीं चाहेगा? दैट इज कॉल्ड बेड डेप्ट रिकवर्ड। मैं मानता हूं ऐसे इंसान दुनिया में बहुत कम है बेटा, बट क्या करें, जिंदगी है। ऐसे इंसान भी मिल जाते हैं जो बाद में पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड बेड डेप्ट रिकवर्ड। जो पैसा हमने अपने एज अ एक्सपेंस, एज अ लॉस रिकॉर्ड कर लिया था, उस एक्सपेंस को हम अब क्या कर देंगे? इनकम ट्रीट कर देंगे, क्योंकि पैसा आ रहा है। हम क्या कहेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। पैसा आ गया। टू, क्या कस्टमर लिख दूं? नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर को तो एट द टाइम ऑफ बेड डेप्ट ही अपनी बैलेंस शीट में से क्या कर दिया था? हटा दिया था। तो यहां पे क्या लिखूंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्ट रिकवर्ड। जो डूबा हुआ पैसा है, जो पहले ही डूब चुका था, जिसकी आने की उम्मीद नहीं थी, वो रिकवर्ड हो रहा है। तो बेसिकली क्या होगा हमारे लिए? उसे इनकम ट्रीट करेंगे। हम उसे क्या ट्रीट करेंगे? इनकम ट्रीट करेंगे। और इनकम इंक्रीज करेगी तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो बैड डेप्ट रिकवर्ड
ये कुछ केसेस में ऐसा होता है कि डूबा हुआ पैसा वापस आ रहा है, तो इट इज टू बी ट्रीटेड एज इनकम। बिल्कुल ठीक। तो इस पॉइंट में हमने देखा बेड डेब्ट्स एंड बेड डेब्ट रिकवर्ड। तो जब बेड डेब्ट्स होते हैं तो लॉस हो जाता है, और जब बेड डेब्ट रिकवर्ड होते हैं तो वो क्या हो जाता है, इनकम हो जाता है। विद दिस, in this class we have covered 12 points, and in the next class we will continue this chapter. For the time being, thank you very much. Tata, bye bye.